नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और इस सेशन और इस वीडियो के अंदर आपने डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का एक टॉपिक पहले से अपने स्टार्ट कर रखा है। उसी का लास्ट जो अंतिम टॉपिक है वो है प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन। ये जो टॉपिक अपन मेंशन कर रहे हैं ये मुख्यतः तो स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान में दिया गया है, लेकिन आपके यही टॉपिक सेकेंड ग्रेड में मिलेगा आपको। किसी भी स्टेट में हो, बायोलॉजी में तो मिलता ही मिलता है। सेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, हर जगह आपको ये टॉपिक है वो कॉमन देखने को मिलता है कि प्लांट और एनिमल के अंदर जो सक्सेशन होता है वो किसे कहते हैं। ठीक है, सक्सेशन की जब भी बात आती है तो ये क्या है, एक सीरियल, एक स्टेप बाय स्टेप होने वाला एक प्रोग्राम है, स्टेप टू स्टेप होने वाला प्रोग्राम है, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि कोई जीवों का समूह एक जगह स्थापित होता है जहाँ अभी तक कोई भी वनस्पति या जीव जंतु नहीं रहते। धीरे धीरे ये जीव जंतु, इनकी डेथ होती रहेगी और यहाँ पर इनका इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल करते रहेंगे और नई प्रजाति है वो आती रहेगी, ये प्रजाति निकल जाएगी। फिर एक जैसे ये ए स्पीसीज है, फिर कोई बी स्पीसीज का एक समूह बनेगा, ये धीरे धीरे और अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, ये स्पीसीज निकल जाएगी और यहाँ पर सी कम्युनिटी बन जाएगी। इसका मतलब कम्युनिटी का एक सीरियल जो इवेंट होता है कि जिसमें एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति के द्वारा हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। पहली वाली प्रजाति है दूसरी वाली प्रजाति को क्या दे के जाती है, सुविधाएं दे के जाती है, फैसिलिटी दे के जाती है। ठीक है, इनका नुकसान होता है और आने वाली प्रजाति का बेनिफिट होता है। ये क्रम तब तक चलता जाता है जब तक कोई स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती। स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का अपन वेट करते हैं, तब तक इनके अंदर चेंजेस चलता रहेगा, ये रिप्लेस होती रहेगी एक नई प्रजाति के द्वारा, इनका लॉस होता रहेगा और इनको सुविधाएं मिलती रहेगी और ये चलती रहती है। पहली प्रजाति जिससे कम्युनिटी या सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं पियोनियर स्पीसीज। उसे क्या कहते हैं, पियोनियर प्रजाति कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पियोनियर प्रजातियों में मोस्टली जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, ब्रायो फाइटा हो सकते हैं, ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। पियोनियर स्पीसीज किस प्रकार की प्रजाति है, दो प्रकार की स्पीसीज होती है, आर सिलेक्टेड दो प्रकार की प्रजाति होती है, जिनमें से आर सिलेक्टेड जो प्रजाति होती है वो कौन सी होती है, पियोनियर प्रजाति होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि पियोनियर स्पीसीज किस प्रकार की प्रजाति है, के सिलेक्टेड है या आर सिलेक्टेड। तो आप कहोगे आर सिलेक्टेड प्रजातियाँ पियोनियर स्पीसीज होती है जो सबसे पहले किसी नए स्थान पर आकर स्थापित होती है, जिस स्थान पर आप आज तक किसी भी वेजिटेशन, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट ने वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रदान नहीं की है। या पर तो ऐसे एरिए को जहाँ पर पियोनियर स्पीसीज प्रथम आकर रुकती है, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, बार्ड एरिया कहा जाता है। बार्ड एरिया का मतलब है वहाँ पर एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर क्लाइमेट नहीं है, जीव जंतु नहीं है, ऐसे एरिया को बार्ड एरिया कहा जाता है। इस पे आने वाली प्रथम प्रजाति जो होती है वो पियोनियर स्पीसीज होती है। पियोनियर स्पीसीज जो होती है वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन पहला देखते हैं, प्राइमरी सक्सेशन की प्रक्रिया में कौन सा पहला जीव उपस्थित होता है। प्राइमरी सक्सेशन, देखो सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी और प्राइमरी। देखो प्राइमरी का मतलब तो है जिस एरिया में आज तक कोई भी जीव जंतु नहीं रहे हो, अगर उस स्थान से
सक्सेशन प्रारंभ होता हो, जैसे बार्ड एरिया, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। सेकंड, वह स्थान जिस स्थान पर पहले जीव जंतु रहे हो, किसी कारणवश अगर वो जीव जंतु अचानक से नष्ट हो गई हो, इसका मतलब वहाँ पर क्लाइमेट भी उपस्थित है, न्यूट्रिशन भी उपस्थित है, सभी चीज़ें पहले से क्या है, उपस्थित है। तो सिर्फ इनको दूसरी स्पीसीज जो आएगी, ये पियोनियर स्पीसीज नहीं होगी सेकेंडरी सक्सेशन में, ये सिर्फ आएगी और यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से सभी चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, जबकि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो कैसा होता है, थोड़ा स्लो होता है। ये इसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन में शैवाल और लघु पौधे, घास के पौधे, बड़े वृक्ष और बांस के पौधे, सीधा सा है, घास और मतलब एल्गी और छोटे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पियोनियर स्पीसीज के रूप में आते हैं। जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको, एल्गी है, स्मॉल प्लांट है, ब्रायोफाइटा है, ये क्या करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन के रूप में स्थापित होते हैं। सभी पॉइंट जो हैं वो उतार लेना भैया आप लोग। देखो, प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब किसी नए और अविकसित स्थल, है ना, अभी तक कोई भी जीव जंतु वहाँ पर नहीं रहे हैं, जैसे लावा का क्षेत्र ठंडा होने के पश्चात बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ियों की भूमि पर जीवन का प्रारंभ अगर करना हो तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले शैवाल और लघु पौधे उगते हैं, क्योंकि इन पौधों को कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखोगे, सेकेंडरी सक्सेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सेकेंडरी सक्सेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह प्रक्रिया वह है जिसमें पहले से कोई वेजिटेशन, कोई कम्युनिटी, कोई जीव जंतु रहते हो और अचानक से वहाँ पर क्या हो जाए, किसी भी कारण से वहाँ पर सभी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वहाँ पर पहले से सभी क्लाइमेट, न्यूट्रिशन सब उपलब्ध है, सिर्फ प्रजातियाँ खत्म हुई है तो नई प्रजातियाँ वहाँ पर आकर डायरेक्ट रह सकती है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट डेली करते हैं कि सर इसकी जो PDF है वो कौन से ऐप पे, अभी आधे स्टूडेंटों को पता नहीं है। अपना एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाओगे आप, डाउनलोड करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस, इसके नाम से आप डाउनलोड करोगे, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से। यहाँ पे जाके आप इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। किसी को चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज अपन इस पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी अगर काम चलाना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, और वहाँ से डाउनलोड करो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब देखें सेकेंडरी, यह तब होती है जब किसी क्षेत्र में पहले से जीवन था, देखो तो पहले से जीवन तो था ही तभी सेकेंडरी हुआ है, और अब पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण से जीवन फिर से शुरू होता है। तो पहला राइट आंसर आ रहा है वैसे तो। यह केवल उन क्षेत्रों में होती है जहां कोई जीवन नहीं था, ये तो प्राइमरी सक्सेशन होता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, प्राइमरी सक्सेशन होता है ये भी। यह केवल जलवायु परिवर्तन के कारण से होता है। पहला राइट आंसर आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। सेकेंडरी में पियोनियर स्पीसीज नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब पहले से जीवन होने के बावजूद, जैसे जंगलों में आग लगने के कारण, जंगल है, जंगल में आग लगी, आग लगने के कारण से पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो गया, कृषि भूमि के एबेंडन होने के कारण से, कृषि भूमि सीधी सी बात है आपने काट लिया पूरा और फिर वापस से वो जो भूमि बची है और जीवन फिर से शुरू होता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी पहले से मौजूद होती है जिससे विकास तेजी से होता है। देखो अगला, पियोनियर स्पीसीज का अर्थ क्या है? मैंने कहा पियोनियर स्पीसीज वह स्पीसीज जो आर सिलेक्टेड हो, आर सिलेक्टेड हो मतलब फास्ट ग्रोथ करती हो, रिप्रोडक्शन की रेट अधिक हो, रिप्रोडक्शन रेट हाई हो, नंबर ऑफ प्रोजेनी अधिक प्रोड्यूस करती हो, साइज में स्मॉल हो, स्मॉल साइज हो। ये सभी जो कैरेक्टर है वो किसके हैं? आर सिलेक्टेड स्पीसीज के हैं। और पियोनियर स्पीसीज एक आर सिलेक्टेड प्रकार की स्पीसीज होती है जो किसी भी नए वातावरण के जाकर
उस नए वातावरण को एक अडेप्टेबल बना सकती है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज कर सकती है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती है, ठीक है ना। एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाना, प्रजनन में सहायता करना, शिकारियों से बचाना। तो सीधा सा है नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जहाँ पर अभी तक कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, ऐसे बाढ़ एरिया के ऊपर जाकर स्थापित होना, ऐसे बाढ़ एरिया के ऊपर स्थापित होना, बंजर भूमि पर। पियोनियर स्पीसीज वे प्रजातियां होती हैं जो सबसे पहले किसी नए या तबाह हुई भूमि पर प्रवेश करती है। ये प्रजातियां नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं और भविष्य में अन्य प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। आप तो याद रखना भी, पियोनियर स्पीसीज किस प्रकार की प्रजाति आर है या के है, याद रखना। क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं? मैंने आपको कहा अभी, ये सीरीज जो है सक्सेशन की वो चलती रहेगी। पहली वाली स्पीसीज़ नई वाली स्पीसीज़ को स्थान देगी, खुद नष्ट हो जाएगी, और ये फैसिलिटेशन की प्रोसेस है, सीरीज वाइज सीरीज चलती रहेगी तब तक जब तक कोई एक बड़ी कम्युनिटी स्टेबल ना हो जाए। लास्ट में उसे, लास्ट में जो स्टेबल होगी उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कहते हैं, जहाँ पर सक्सेशन बंद हो जाता है। वह समुदाय जो विकास की प्रक्रिया में अंतिम और स्थिर अवस्था पहुँचाती हो, अंतिम और स्थिर अवस्था पहुँचाती हो, क्या कहलाती है? क्लाइमेक्स कहलाती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वह स्थिर और विकसित समुदाय है जो पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण विकास के बाद स्थायित्व और की अवस्था में पहुंचता है। यह समुदाय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलित होता है और उसमें विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थापित करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, ऑटोट्रोपिक सक्सेशन किसे कहते हैं? ऑटोट्रोपिक सक्सेशन का मतलब है जहाँ पर पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हो, सक्सेशन प्रारंभ होता हो, सक्सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट होता हो, अगर उसमें बाहरी फैक्टर काम ना करे और स्वतः ही स्टार्ट हो जाए सक्सेशन, उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक सक्सेशन कहते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में शैवाल और शैवाल के बाद घास का उगना, सूखे क्षेत्रों में जंगल की कमी के कारण से पौधों का विकास, जल क्षेत्रों में शैवाल और पौधों के विकास के कारण ऊर्जा का संचय। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोई एक जल निकाय है, इस जल निकाय के अंदर छोटे एल्गी हैं, ये उगने लगते हैं पौधे, और ये क्या करते हैं? एनर्जी का संचय करने लगते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? ऑटोट्रोफिक है, स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल क्षेत्रों में शैवाल और पौधों का विकास के कारण से ऊर्जा का संचय करना, सनलाइट को ये क्या करते हैं? यूज में लेते हुए अपना एक कम्युनिटी स्थापित करते हैं। इनके डेड होने के कारण से नीचे की तरफ जमाव होते रहेंगे और दूसरे पौधे हैं इनके पानी का लेवल कम होता रहेगा, दूसरे पौधे जो है वो उगते रहेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो, ऑटोट्रोपिक सक्सेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पौधे और शैवाल जैसे ऑटोट्रोपिक जीवन की शुरुआत करते हैं और ऊर्जा का संचय करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखे जा सकते हैं, जैसे तालाबों और झीलों में सक्सेशन का प्रारंभ होना। हाइड्रोशीयर किसे कहते हैं? जब सक्सेशन पानी के अंदर प्रारंभ होता हो, तो अपन सभी जानते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल? हाइड्रोशीयर का ही है। जल में होने वाली पौधों और जानवरों की उत्तराधिकार प्रक्रिया, जल में केवल पौधों का विकास, जल में पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व और जल क्षेत्र में जानवरों का विकास। तो जल में होने वाली पौधों और जानवरों की उत्तराधिकारी की प्रक्रिया है ना, ये जो सीरीज होती है ए वाली, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? हाइड्रोशीयर कहलाती है। कि जो भी जलीय निकाय रहेगा उसके अंदर पेड़ पौधे भी पनपेंगे, सूक्ष्म जीव भी पनपेंगे, सभी एक दूसरे का अपना उत्तराधिकार लेने की कोशिश करेंगे और इनमें विकास जो है वो चलता रहता है। ये सक्सेशन कहलाता है, हाइड्रोशीयर। देखो, हाइड्रोशीयर जल पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जानवरों के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। यह प्रक्रिया तालाबों, झीलों और नदियों के किनारों से शुरू होती है और धीरे धीरे यह एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ती है, जिससे विभिन्न पौधों और जीवों का एक साथ रह सकते हैं। एलोजेनिक फैक्टर किसे कहते हैं? देखो, एक तो ऑटोजेनिक बताया था मैंने अभी आपको सक्सेशन, एक है एलोजेनिक। यदि कोई निकाय है पानी का, ऐसा कुछ भी है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, बाह्य स्थान हो सकता है, जहाँ से आप कुछ चीज़ें डालकर, कुछ न्यूट्रिशन डालकर अगर आप एक कम्युनिटी स्टार्ट कर देते हो, बाहर ये फैक्टर यदि किसी सक्सेशन को प्रारंभ करने के लिए इंड्यूस करता हो। जैसे आपने एक तालाब है, एक कॉर्नर के अंदर मच्छियाँ नहीं रहती हैं, वहाँ कोई कम्युनिटी नहीं है, आप डेली आटे की छोटी छोटी गोलियाँ हैं वो डेली फेंकोगे एक कॉर्नर के ऊपर, तो
कुछ दिनों तक तो नहीं आएगा कोई, धीरे धीरे आपकी ऑटो की गोलियां के कारण से न्यूट्रिशन फैलेगा वहाँ, वो न्यूट्रिशन दूर तक फैलेगा, उनकी सुगंध उनकी स्मेल के कारण से धीरे धीरे जीव जंतु आने लगेंगे, वहाँ पर उनको खाने लगेंगे, धीरे धीरे स्टेबल होने लगेंगे। डेली आप गोलियाँ डाल रहे हो, डेली गोलियाँ डाल रहे हो, तो और बड़े जो जीव है वो भी धीरे धीरे आने लगेंगे, वो उन छोटे जीवों को खाने लगेंगे। तो वहाँ पर क्या होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, धीरे धीरे एक नई कम्युनिटी डेवलप होगी। लेकिन वो डेवलप कहाँ से हुई है, बाह्य फैक्टर, एलोजेनिक फैक्टर का मतलब होता है बाह्य फैक्टर। बाह्य फैक्टर के कारण से यदि कोई कम्युनिटी स्टार्ट होती है, एलोजेनिक कम्युनिटी कहलाती है। तो यहाँ पर एलोजेनिक फैक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर क्या प्रभाव डालता है, ये कारक जैविक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, ये कारक शारीरिक संरचनाओं की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये कारक बाह्य पर्यावरणीय कारक होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रभावित करते हैं। सीधा सा आ गया, बाह्य पर्यावरणीय कारक होते हैं, है ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। शब्द ऐसे हैं ये सभी, इनको अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो शब्द आराम से आप कर लोगे। एलोजेनिक फैक्टर वे बाह्य कारक होते हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, मृदा की संरचना है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के आकार, विविधता और संरचना पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया में बदलाव किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। इनमें बदलाव जो है वो किस प्रकार से होता है, तो धीरे धीरे बदलाव होते हैं, सीधा सा है। प्रारंभ में जीवों का विकास धीरे होता है, समुदायों में बदलाव की प्रक्रिया धीमी गति से परिवर्तित होती है, जीवन के विकास की प्रक्रिया में पुनर्निर्माण होता है। इसके सभी विकल्प सही है भाई, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक लंबी प्रोसेस, एक स्थिर प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे बदलाव होते हैं। प्रारंभ में जीवों का विकास धीरे धीरे होता है, जैसे समय बीतता है जीवन के विकास की प्रक्रिया में पुनर्निर्माण और समायोजन होता है। यह बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक स्तर पे होता है, लास्ट में क्लाइमैक्स तक पहुंचता है। अगला देखो, सक्सेशन की किस अवस्था में पारिस्थितिकी तंत्र अपनी अंतिम स्थिर अवस्था तक पहुंचता है, तो सीधा सा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, जहां पर सक्सेशन अंतिम स्टेज पर पहुंचता हो। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वह अंतिम अवस्था है जब पारिस्थितिकी तंत्र पूर्ण रूप से विकसित और स्थिर हो चुका होता है। इस अवस्था में सभी जीवों और पर्यावरणीय कारकों के बीच सामंजस्य संतुलित स्थापित हो चुका होता है, ठीक है। देखो, एनिमल सक्सेशन में प्रमुख रूप से कौन सी प्रक्रिया होती है एनिमल सक्सेशन में, पौधों के विकास के बाद जानवरों का आना, जानवरों का धीरे धीरे उत्पन्न होना, जानवरों की प्रजनन दर में वृद्धि होना, शिकारियों और शिकार। तो सीधा सा है ना, पौधों पहले ऑटोट्रॉपिक जीव आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जीव जंतुओं का स्थापत्य होगा। तो पहले जीव जंतु पहले आते हैं ऑटोट्रॉपिक, एल्गी और प्लांट्स, उसके बाद में जीव जंतु आते हैं। एनिमल सक्सेशन में पहले पौधे विकसित होते हैं और फिर उन पौधों पर निर्भर करने वाले जानवरों का आगमन होता है, और जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है नए जानवरों का आगमन भी होता है और पौधों पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब क्या है, पहली वाली जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी ए जो है वो बी वाले को क्या देती है, सुविधा देती है, तो ये क्या देखी जाती है उसको, फैसिलिटी। फिर बी वाली जो है खुद का त्याग करेगी और सी के लिए क्या करेगी, अपने आप को बलिदान करेगी। तो सी के लिए वो सभी परिस्थितियां देखी जाएगी, सुविधाएं देखी जाएगी। ए ने इसको सुविधा दी है बी को, तभी ए तो नष्ट हो गई और बी स्थापित हो गई। बी ने किसको सुविधा दी, सी को, बी नष्ट हो गई और सी स्थापित हो गई। तो सभी पहले वाली कम्युनिटी है, नई वाली कम्युनिटी क्या देती है, फैसिलिटी देती है। तो यहाँ पर फैसिलिटेशन का सिद्धांत क्या है, ये अर्थ होता है पौधे और जानवर अपनी विकास प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, नहीं, सहायता करके जाते हैं। शुरुआती प्रजातियां बाद में आने वाली प्रजातियों के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करती है ना, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न करती है। प्रजातियां एक दूसरे का शिकार करती हैं, सभी प्रजातियां एक ही समय में नहीं, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। शुरुआती जो प्रजातियां होती हैं बाद में आने वाली प्रजातियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करती है, क्या कहलाती है, फैसिलिटेशन कहलाता है। फैसिलिटेशन का सिद्धांत यह कहता है कि पारिस्थितिकी प्रजातियां जैसे कि शैवाल घास अपने पर्यावरण में बदलाव करती हैं और इस तरह बाद में आने वाली प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इस प्रकार एक प्रजाति के विकास से अन्य प्रजातियां भी अनुकूल हो जाती है, अन्य प्रजातियां भी अनुकूलित हो जाती है। देखो, सक्सेशन स्टेज में पौधों और जानवरों का कौन सा समूह मौजूद होता है, ठीक है ना, केवल पौधे, केवल जानवर, पौधे और जानवर सक्सेशन में दोनों ही हेल्पफुल होते हैं भाई, ठीक है ना।
सक्सेशन स्टेज में दोनों पौधे और जानवर होते हैं। प्रारंभिक चरण में पौधे की प्रजातियाँ आती हैं, बाद में धीरे धीरे उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले जानवर स्थापित होने लगते हैं। इसका मतलब पौधे और जानवर दोनों ही अपने आप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जोनेशन का पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्व है? जोनेशन का मतलब होता क्या है? अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वातावरण, ठीक है ना। एक बड़ा एरिया है, यहाँ पर ये अलग इनका क्लाइमेट है, इनका अलग क्लाइमेट है, थोड़ा थोड़ा इनका अलग क्लाइमेट है, इनका अलग क्लाइमेट है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, टेम्परेचर का होता है, बरसात का हो सकता है, हिल्स का हो सकता है, सॉइल कंपोजिशन का हो सकता है, जिसके कारण से अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी है वो स्थापित होती है, अलग अलग प्रकार की जो प्रजाति हैं वो देखने को मिलती है। इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, सभी चीज़ों में हेल्पफुल होता है ये, ठीक है ना। यह विभिन्न प्रजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाता है। यह क्षेत्र में विभिन्न जैविक समुदायों के बीच विभाजन को दर्शाता है। सीधा सा ही है, यह क्षेत्र में विभिन्न जैविक समुदायों के बीच विभाजन दर्शाता है कि ये एक प्रकार का अलग कम्युनिटी है, क्योंकि इनका कैरेक्टर अलग है, इनका कैरेक्टर अलग है। और ये कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? इनके क्लाइमेट, इनके बाह्य वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जोनेशन पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जैविक समुदायों के बीच विभाजन को दर्शाता है। यह उन विशेषताओं के आधार पर होता है जैसे कि जलवायु, वहाँ की मृदा और वहाँ का तापमान। उदाहरण के लिए समुद्र तट पर विभिन्न समुद्रीय समुदायों के बीच एक स्पष्ट जोन देखा जा सकता है। ऐसे ना अलग अलग जोन रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। इस जोन में अलग जीव होते हैं, उस जोन में अलग जीव होते हैं। एल्गल ब्लूम किस प्रकार की स्थिति में होता है? एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है? ओवर ग्रोथ एल्गी, जब वाटर की सतह के ऊपर एल्गी की अधिक वृद्धि देखने को मिलती है और जल सतह को पूरे को कवर कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम का सीधा सही है ओवर ग्रोथ, एल्गी की बहुत स्पीड से वृद्धि जो होती है उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। जब पानी में अत्यधिक शैवाल का विकास होता है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यह तब होता है जब पानी में अत्यधिक शैवाल का विकास होता है, जिससे पानी का रंग हरा हो जाता है। यह दूषित अत्यधिक पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस की उपस्थिति के कारण से होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न करता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान समुदाय के विकास किस पहलू का अध्ययन किया जाता है? प्रजातियों के आकार में वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन, प्रजातियों के विकास और उनकी प्रतिस्थापन। तो सीधा सही है, इसका राइट आंसर तो सी आएगा। एक प्रजाति का विकास हुआ है और फिर उसका क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ है और एक नई प्रजाति आ गई है। इसका मतलब एक कम्युनिटी का रिप्लेस दूसरी कम्युनिटी के द्वारा कर जाना क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान प्रजातियों के विकास और प्रतिस्थापन का अध्ययन किया जाता है। यह देखने को मिलता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को कैसे प्रतिस्थापित करती है, रिप्लेस करती है, और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के दौरान विभिन्न समुदाय की संरचना कैसे बदलती है, यह मुख्य उद्देश्य होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज पारिस्थितिकी तंत्र के उत्तराधिकार को किस प्रकार प्रभावित करता है? सक्सेशन की प्रक्रिया को, सक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इवेंट्स होते हैं, उनको ह्यूमन की एक्टिविटी क्या कर सकती है? रोक सकती है। सक्सेशन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि आपने वहाँ पर क्लाइमेट में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस किया है, आपने प्रकृति के साथ में किसी भी प्रकार का छेड़खानी की है, आपने नेचर में होने वाली ऐसी कोई घटना की है आपने, जिसके कारण से पूरी जो इनकी सीरीज जो चल रही होती है सक्सेशन की, वो डिस्टर्ब हो सकती है। यह प्राकृतिक उत्तराधिकार को तेज़ी से पूरा करती है। यह उत्तराधिकार के रास्ते को बाधित करती है। सीधा सही है। रोकने वाले काम करेंगे अपन, बढ़ाने वाले काम तो ह्यूमन कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। बड़े बड़े जंगल काटे जाते हैं, बड़ा बड़ा विकास का काम करने के लिए क्या किया जाते हैं? प्रकृति के साथ में छेड़खानी या छेड़छाड़ की जाती है, तो इनका क्या होगा? सक्सेशन रुक जाता है। यहाँ पे देखोगे, मानव गतिविधियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के उत्तराधिकार को बाधित कर सकती है, जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण, प्रदूषण। ये गतिविधियाँ प्राकृतिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया को धीमा कर देती है और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में रुकावट डाल सकती है। सीरियल कम्युनिटी क्या कहते हैं? सीरियल कम्युनिटी का मतलब नाम से ही है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को स्थापित करती है। पहली वाली कम्युनिटी नष्ट हो जाती है, नई कम्युनिटी आके वहाँ पर स्थापित हो जाती है। यह स्थिर और पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। यह उत्तराधिकार की प्रारंभिक अवस्था में होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम विकास में उत्पन्न होती है। यह एक अस्थिर समुदाय होता है जो समय के साथ में बदलता रहता है। सीरियल का मतलब होता है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाना। तो यह एक अस्थिर समुदाय होता है जो नई कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये क्या कहता है? सीरियल कम्युनिटी कहलाती है।
ये सक्सेशन की एक बड़ी विशेषता है। सीरियल कम्युनिटी एक अस्थिर समुदाय होता है जो उत्तराधिकार की प्रक्रिया में होता है और समय के साथ बदलता रहता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और प्रारंभिक और मध्य चरणों में उत्पन्न होता है, अंत क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बदल जाता है। बायोटिक सक्सेशन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है? बायोटिक सक्सेशन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है? जैविक कारक, ठीक है ना। बायोटिक कम्युनिटी सीधी सी है, बायोटिक कम्युनिटी का तो है ही कि भाई जीवों के द्वारा ही सक्सेशन क्या होता है, प्रारंभ होता है, खासतौर से ऑटोट्रोपिक जीव जो होते हैं बायोटिक फैक्टर, तो वो तो मुख्य है, ठीक है ना। जैविक कारक जैसे पौधे और जानवर, केवल भौतिक कारक जैसे तापमान, तो यहाँ पे तो सीधा सा आ जाएगा जैविक कारक होते कौन से, पौधे और जानवर होते हैं, तो ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये ऑप्शन, ठीक है। सक्सेशन जो है वो बायोटिक के कारण से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। जैविक कारक जैसे पौधे, जानवर, अन्य जीवों की भूमिका होती है। ये जीव मिलकर पर्यावरणीय परिवर्तन पारिस्थितियों के अनुरूप एक नया पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया में जैविक समुदाय के विकास और प्रतिस्थापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लाइमैक्स स्टेज किसे कहते हैं? जिसमें स्टेबल कम्युनिटी आकर लास्ट में रुक जाए, वो क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स स्टेज कहलाती है। प्रजनन दर पर, बाह्य पर्यावरणीय कारकों पर, समुदाय के बीच प्रतिष्ठा पर, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और भौतिक कारकों का सामंजस्य। लास्ट के अंदर जब कम्युनिटी क्लाइमैक्स पे आ जाती है तो इसमें सभी जीवों के आपसी और पर्यावरण के साथ में एक बैलेंस बना लेती है और वो लंबे समय तक कैसे रहती है, स्टेबल रहती है, वो क्या कहलाती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20। फॉरेस्ट सक्सेशन, लास्ट में क्लाइमैक्स जो है वो कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पर फॉरेस्ट पे कंप्लीट होता है, तो वो क्या कहलाता है? फॉरेस्ट सक्सेशन कहलाता है। के दौरान किस प्रमुख कारक का प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जलवायु और मृदा संरचना, वनस्पति का प्रकार और शिकारियों की उपस्थिति, वनस्पति और जानवरों का प्रजनन, केवल मानव परिस्थितियाँ। फॉरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? जैसे जैसे उसकी जलवायु और वहाँ की जो मृदा है उसके कंपोजिशन में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे जो पेड़ पौधे हैं उनका बदलाव होता रहता है। लास्ट में क्लाइमैक्स में फॉरेस्ट कब आता है? जब पानी की कमी होने लगे और बड़े प्लांट, बड़े ट्री जो है वो वहाँ पर स्टेबल होने लगे, तो वो किस में बदल जाएगा? जंगल के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे वनस्पति का प्रकार और शिकारियों की उपस्थिति, जलवायु और मृदा संरचना। वहाँ के जलवायु और मृदा जो संरचना है वो डिसाइड करती है फॉरेस्ट सक्सेशन को। फॉरेस्ट सक्सेशन के दौरान जलवायु और मृदा की संरचना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता, जलवायु की परिस्थितियाँ, पौधों और जानवरों के विकास और प्रतिस्थापन को प्रभावित करती है, जो एक स्थिर समुदाय, एक स्थिर फॉरेस्ट कम्युनिटी के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार से आज के जो 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये समाप्त होते हैं और अगले 20 क्वेश्चन इसी सक्सेशन के बाकी हैं जो कल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अपना रिप्लाई जरूर दे के जाइए। आप लोग रेगुलर चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, जब तक एग्जाम होता है तब तक आप लोगों को इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में और बीच बीच में जो थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है उनके बारे में डिस्कस अपन करते रहेंगे। आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।